So as you know, we already started the unit number 3, that is illumination control and control circuitry. In last lecture, since there are very few students present in last class, शायद 14 या 15 स्टूडेंट है सिर्फ, इसलिए थोड़ा रिपीट फिर से वही चीज़ रिपीट करता हूँ ताकि उनको जो आगे के डिमर है उसका वर्किंग कैसे है वो समझेंगे. ठीक है. सो इन फर्स्ट यूनिट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दी what are the basic terms and the laws of illumination which is used in the illumination engineering. In second unit we discuss the different types of lamps, construction, working. Okay, so in third unit we will see the how these lamps will be controlled. ये लैम्प जो है अलग अलग टाइप के लैम्प जो अपन ने देखे हैं वो लैम्प का कंट्रोल सर्किटरी कैसे रहने वाला है, वो स्पेशली डिमर सर्किट कैसे रहने वाला है. ठीक है. सो डिमर क्या है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया. व्हाट डू यू मीन बाय डिमर? यस, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू चेंज द इंटेंसिटी ऑफ द लैम्प. ठीक है, लैम्प की इंटेंसिटी चेंज करने के लिए. और इंटेंसिटी चेंज क्यों करना पड़ रहा है अपने को, ये नेसेसिटी थी कौन कौन से डिफरेंट, जैसे मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था. जैसे स्टेज है, सिंपल स्टेज है, तो सिंपल दैट वन स्टेज विल बी यूज फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशन. जैसे डांस अगर कोई कर रहा है तो डांस के लिए अलग लाइटिंग सिस्टम रहेंगी. अगर कोई स्पीच दे रहा है तो उसके लिए पोडियम के ऊपर लाइटिंग अलग देना पड़ेगा. अगर ड्रामा हो रहा है तो अलग टाइप की लाइटिंग देना पड़ेगा. तो सेम एप्लीकेशन है स्टेज का, बट वहाँ पे अपने को अलग अलग लाइट की और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग प्रोवाइड करना पड़ता है. सो हर एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट टाइप का लैंप ना यूज करते हुए सेम लाइटिंग सिस्टम को अपन डिमर सर्किट लगाएंगे, कंट्रोल सर्किट लगाएंगे, ताकि वो सेम लैंप और एसेसरीज जो है वो यूज की जाए फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशन. अभी जैसे मैंने कल भी बताया था कि होम में भी अभी आ गया है, आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिक लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल आ गया है अभी तो. और एंड्रॉयड फोन से कनेक्टेड भी आ गया है जिससे आप लैंप की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं. ओरियन में आ गया है, विप्रो के लैम्प्स है जिसमें आप एंड्रॉयड फ़ोन से उसको इंटरफेस कर लो, उसके हिसाब से आपको जैसी रिक्वायरमेंट है आप इंटेंसिटी उसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं. सो ये नेसेसिटी थी. उसके बाद पहला तो पर्पज़ है टू टर्न ऑन और ऑफ. उसको सिंपल लैम्प जो है अपना ऑन ऑफ कर सकता है डिमर सर्किटरी. फॉर डिमिंग कंट्रोल परमिट्स द एडजस्टमेंट ऑफ द लाइटिंग ओवर द रेंज. ये अभी बताया मैंने, कम या ज़्यादा अपन कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट. जैसे रीडिंग करने के लिए अपने को इंटेंसिटी ज़्यादा लगने वाली है तो इंटेंसिटी वही लैम्प से ज़्यादा कर सकते हैं. स्लीप जब अपने को सोना है समझ लो रात में, तो वहाँ पे अपने को लैम्प की इंटेंसिटी डिम चाहिए तो वो अपन इजीली कर सकते हैं. सो एज पर द रिक्वायरमेंट अपन सेम लैम्प की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं. सो ये इंटेंसिटी कम या ज़्यादा या फिर कंट्रोल सर्किटरी जो है वो रहेगा आपका डिमर सर्किट. इसका क्लासिफिकेशन है वहाँ पे दिख. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिमर सर्किट. ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 3 इसमें क्लासिफाई किया गया है डिमर को. वन इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप, अदर वन इज डिमर ट्रांसफॉर्मर, मतलब ट्रांसफॉर्मर टाइप का डिमर रहेगा, और थर्ड इज द इलेक्ट्रॉनिक डिमर. उसमें फिर सब टॉपिक है उसमें. रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस टाइप है डिमर और एक है सॉल्ट वाटर. ट्रांसफॉर्मर में 2 टाइप है, एक है ऑटो ट्रांसफॉर्मर और 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर. उसका और एक टाइप है रोटेटिंग कॉइल टाइप और नॉर्मल 2 वाइंडिंग. और थर्ड जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिमर, जिसमें 2 टाइप है, एक है थायरिस्टेड ऑपरेटेड या फिर जिसको कहते हैं अपन एससीआर ऑपरेटेड, और नेक्स्ट इज दी डायक ऑपरेटेड. ट्रायक लिखा है पर इन दिस सर्किट वी आर यूजिंग बोथ द सर्किट ट्रायक एंड डायक, दोनों इक्विपमेंट अपन यूज कर रहे हैं. सो उसमें से अपन ने लास्ट लेक्चर में शायद रेजिस्टेंस टाइप जो है वो डिस्कस किए थे. सो दिस इज द रेजिस्टेंस टाइप. ये सर्किटरी या फिर ये डायग्राम जो है मैंने पूछा भी था किसी ने देखा है क्या ऐसा. सो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है डायग्राम में, सिंपल स्विच जो है, स्विच के सॉकेट में बना हुआ है वो सर्किट. और ये जो नॉब है ये वेरिएबल नॉब है,
इसको सिंपली वेरी करके आप इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो ये नॉब वेरी करने से क्या हो रहा है, नॉब वेरी करने से रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है सिर्फ, ठीक है। सिंपल अपना जो रियोस्टेट रहता है, जैसा अपन लैब में उसको हॉरिजॉन्टली मूव करके रेजिस्टेंस वेरी करते हैं, पोटेंशियोमीटर में रोटेट करके मूव करते हैं, तो वैसा ही ये लीनियरली उसको मूव करके अपन उसकी रेजिस्टेंस वेरी करेंगे। रेजिस्टेंस वेरी करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस वेरी करने से जितना रेजिस्टेंस सर्किट में उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, और उतना वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद वो एट दी लैम्प, अक्रॉस द लैम्प अपने को वोल्टेज वेरिएशन मिलेगा। समझ लो अपने अगर समझ लो 230 वोल्ट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं और एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाए हैं, उसके अक्रॉस 50 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो लैम्प के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा, 180। तो 180 वोल्ट अगर मिलेगा तो लाइट इंटेंसिटी उसकी ऑब्वियसली कम होने वाली है। सो एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जब अपने को ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए अपन रेजिस्टेंस कम करेंगे, और जब अपने को कम इंटेंसिटी की लाइट चाहिए तब अपन रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। तो ये सिंपल सर्किटरी है। इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज में मैंने बताया था। एडवांटेजेस ये है कि सिंपल कंस्ट्रक्शन है, कॉस्ट कम है इसकी, पर मेजर डिसएडवांटेज इसमें ये है कि इसमें पावर लॉस बहुत होने वाला है, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस, जब भी सर्किट में रेजिस्टेंस आता है तब उसके अक्रॉस अपना पावर लॉस होता है। एक तो पावर लॉस होगा और दूसरा है हीट लॉस, ठीक है। सो दोनों लॉस प्रोपोर्शनेट है I स्क्वायर इंटू आर। सो I स्क्वायर आर लॉस जो है वो कंटिन्यूसली होते रहेगा उसमें, भले आपको इंटेंसिटी कम या ज्यादा फायदा मिल रहा है, बट वो अननेसेसरी पावर उसमें लॉस हो रहा है, उसको अपन इसमें रेजिस्टेंस टाइप ऑफ डिमांड में अवॉइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। प्लेंटी ऑफ कूल एयर लग रही है, क्यों, क्योंकि हीटअप हो रहा है, हीट लॉस होने की वजह से वो हीटअप होते जा रहा है। मैंने एग्जांपल भी बताया था, फैन का ओल्ड रेगुलेटर आप देखोगे तो बड़े साइज का रेगुलेटर रहता था, उसमें सिंपल रेजिस्टेंस टाइप ऑफ रेगुलेटर रहता था वो। तो अगर वो फैन कंटिन्यूसली आप 4-5 घंटे अगर चला रहे हैं तो वो रेगुलेटर पूरा गर्म हो जाता, ठीक है। तो उसमें दोनों लॉस दिखेंगे आपको, एक हीट लॉस भी हो रहा है और पावर लॉस भी हो रहा है। अभी को जो रेगुलेटर आ रहे हैं वो अभी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, स्मूथ कंट्रोल वाला है, अभी उसमें उतना पावर लॉस नहीं हो रहा है और हीटअप भी नहीं हो रहा है। पर ओल्ड जो रेगुलेटर्स थे उसमें ये प्रॉब्लम आता था, तो इसलिए उसको अलग से कूलिंग अरेंजमेंट भी अपने को लगाना पड़ेगा। अगर अपन लार्ज स्केल में यूज कर रहे हैं तो कूलिंग अरेंजमेंट एडिशनल लगाना पड़ेगा, तो उसका भी अपने को कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसमें। ये था सिंपल रेजिस्टेंस टाइप ऑफ डिमर। नेक्स्ट टाइप जो है वो है सॉल्ट वाटर डिमर। इट इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस टाइप ऑफ डिमर। जो अपन ने क्लासिफिकेशन देखे वो दो टाइप है, एक है रेजिस्टेंस टाइप में दो टाइप थे, एक सिंपल रेजिस्टेंस और दूसरा है सॉल्ट वाटर। सो सॉल्ट वाटर सभी को पता है, सबने सॉल्ट वाटर का यूज भी किया केमिस्ट्री में, NaCl का सोल्यूशन बनाया है अपन ने। सो ये सॉल्ट वाटर डिमर में क्या कर रहे हैं, सॉल्ट वाटर बना रहे हैं अपन और ये कंटेनर में रख रहे हैं। उसके बाद दो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं अपन, दो टाइप में कर सकते हैं, एक तो टॉप में और बॉटम में कर सकते हैं, या फिर ऐसी प्लेट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो किस प्रकार अपन यूज करते हैं, दोनों इसमें सेम फंक्शन करेंगे। सो इसमें सेम सिंपल ऑपरेशन क्या होने वाला है, इसके अक्रॉस अपने लैंप लगा दिए हैं, ठीक है। सो अगर समझ लो टॉप और बॉटम में अपन कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, तो जब अपन फेज सप्लाई जा रहा है और बॉटम में अपन ने दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया है, तो जब टॉप में एक इलेक्ट्रोड और नीचे में दूसरा इलेक्ट्रोड रहेगा, सो देयर विल बी ए हाई रेजिस्टेंस बिटवीन दी टू इलेक्ट्रोड, दोनों के बीच में हाई रेजिस्टेंस रहेगा। हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या रहेगा, ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा और अपने को कम वोल्टेज मिलेगा अक्रॉस द लैम्प, ठीक है। सो व्हेनेवर the position of the movable electrode is in upward direction, the voltage across the lamp will be less, so we will get the less intensity of lamp, ठीक है। और जब अपने को इंटेंसिटी अगर बढ़ाना है तो क्या करेंगे, ये लैम्प, ये जो मूवेबल इलेक्ट्रोड है अपना, उसको फिक्स इलेक्ट्रोड के बीच में करीब लाएंगे, जिस वजह से रेजिस्टेंस उसके अक्रॉस कम कम होते जाएगा और रेजिस्टेंस कम होने से कम वोल्टेज ड्रॉप होगा, I इंटू आर ड्रॉप, ठीक है। सभी को पता है रेजिस्टेंस अगर लगाएंगे तो I इंटू आर जो ड्रॉप है वो कम होने वाला है, जिस वजह से वो लैम्प के अक्रॉस अपने को ज्यादा वोल्टेज मिलेंगे, ठीक है। सो जब अपने को ज्यादा वोल्टेज चाहिए या फिर इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए तो वो जो इलेक्ट्रोड है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जब अपने को इंटेंसिटी कम करना है तब अपन
इलेक्ट्रोड को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके, तो ये सिंपल वर्किंग है इसमें। इसका मैंने ये भी बताया था एग्जांपल, या फिर आपको बोला था कि आप माइक्रो प्रोजेक्ट भी इसमें बना सकते हो। ऑलरेडी लास्ट ईयर के सब आपके सीनियर जो इन्होंने सभी ने बनाया हुआ है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है। सिर्फ दो डिसएडवांटेजेस जो है वो इसमें मैंने बताया था। मेजर डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें, एक तो पावर लॉस हो ही रहा है क्योंकि पावर लॉस को अपन अवॉइड नहीं कर पा रहे, पर कंपेरेटिवली लेस है। दूसरा ड्रॉबैक जो था अपने को, हीट लॉस भी जो हो रहा था वो भी इसमें कम है, बट सम अमाउंट ऑफ पावर लॉस विल बी देयर इन दिस डिमर ऑल्सो। पर मेजर जो ड्रॉबैक है वो है एज द वाटर इज इन्वॉल्व विद द इलेक्ट्रिसिटी। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का जो डेंजरस कॉम्बिनेशन है वो ये डिमर में आपको देखने मिलेगा। तो अगर समझ लो कहीं थोड़ा भी लीकेज हो रहा है, थोड़ा भी लीकेज अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो वो ऑपरेटर या फिर जो भी ऑपरेट कर रहा है उसको वो फैटल एक्सीडेंट हो सकता है, उस पर उसकी जान भी जा सकती है, शॉक लगती है। तो इसलिए बहुत केयरफुली इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, अगर आप सॉल्ट वाटर डिमर बना रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुली यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फेज और वाटर में साथ डायरेक्ट इंसर्ट कर रहे हो तो वो डेंजरस हो सकता है। इसलिए वो करने से पहले अगर आप बना रहे हो तो मुझे एक बार बता देना, दिखा देना कैसे ऑपरेट करने वाले हैं। खुद से डायरेक्टली उसको ऑपरेट मत करो 230 वोल्ट में, ठीक है, वाटर के साथ। दूसरा एक डिसएडवांटेज इसमें ये है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि सॉल्ट वाटर के साथ अपन इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करा रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ गैसेस जो है वो भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये गैसेस का जो वहाँ उसके बाद ऊपर जो निकल रही है गैसेस, इसका भी प्रॉपर मेंटेनेंस या फिर उसको बाहर कैसे निकालना है, क्योंकि अगर वो टॉक्सिक गैसेस है और वहाँ पे अगर वो फैल गई तो वो ऑपरेटर है उसको फिर से प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए वो जो टॉक्सिक गैसेस जो जनरेट हो रही है उसका भी आप मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो वो भी ये सिस्टम में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज दी टू टाइप ऑफ दी रेजिस्टेंस टाइप ऑफ डिमर। इतना अपन ने लास्ट लेक्चर तक कर लिए थे, तो इसलिए लास्ट लेक्चर में कम थे, इसलिए अपन ने थोड़ा रिवीजन किए। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपन ने देखे सेकेंड टाइप, ट्रांसफॉर्मर टाइप ऑफ डिमर। उसमें दो टाइप थे, एक था ऑटो ट्रांसफॉर्मर डिमर और दूसरा है टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर डिमर। तो ये पहला जो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर सभी को पता है, सभी ने प्रैक्टिकल करते हुए फर्स्ट ईयर से ऑपरेट कर रहे हो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। सो इट इज क्या है ऑटो ट्रांसफॉर्मर, कोई बता सकता है? इट इज अ सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। और क्या मिलता है ट्रांसफॉर्मर से अपने को, ऑटो ट्रांसफॉर्मर से, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, और दूसरा नाम उसको वेरेक बोलते हैं, डिमरस्टैट भी बोलते हैं। क्या करते हैं उससे? और यस, क्या करते हैं डिमर से, सॉरी ऑटो ट्रांसफॉर्मर से? हाँ, वी आर गेटिंग द वेरिएबल वोल्टेज फ्रॉम देट, अपने को एसी वेरिएबल वोल्टेज वहां से मिलता है, ठीक है। सो ये ऑलरेडी वो सर्किट है और वो आउटपुट वोल्टेज अपने को वेरिएबल दे रहा है। तो इसमें अपने को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। उसके अक्रॉस अगर हम पैरेलल में लैंप लगा देते हैं जैसे सर्किट में दिख रहा है, तो आप जैसा उसका वेरी करोगे वोल्टेज, उसके हिसाब से इंटेंसिटी वेरी होंगे। इसमें कुछ भी अपने को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, उसका नॉब आप वेरी करो, वोल्टेज वेरी होगा और इंटेंसिटी वेरी होगा। तो ये सिंपल यूज है इसमें। पर इसमें ज्यादा क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि डिमरस्टैट और वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की कॉस्ट भी ज्यादा है। अगर आप सिंपल एक ही लैंप का आपको लैंप कंट्रोल करना है तो उसके लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर खरीदो तो वो जो है कॉस्टली हो जाएगा। तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर टाइप ऑफ डिमर जो है, समझ लो अपने को लार्ज सर्किटरी है और एक ही सर्किट के ऊपर अपने को लाइट इंटेंसिटी, उसमें अपन ऑटो ट्रांसफॉर्मर पैरेलल में लगा के इंटेंसिटी सभी लैंप की कंट्रोल कर सकते हैं। So this is the auto transformer. Then second one is टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी सभी को पता है, प्राइमरी वाइंडिंग रहती है, सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है। सो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द टैप सेकेंडरी इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जिसमें प्राइमरी में अपन सप्लाई दे रहे हैं और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टैपिंग्स रख रहे हैं, ठीक है। टैपिंग्स पता है, ऑन लोड टैप चेंजर, ऑफ लोड टैप चेंजर, ये पढ़े होंगे आपने सेकेंड ईयर में। कोई बता सकता है टैप चेंजर क्या करता है?
टैप चेंजर का क्या यूज होता है? और कोई बताओ। सबस्टेशन में ये भी किया आपने, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी किया आपने 6 वीक की। हाँ, टैप बढ़ाते हैं, मतलब एक्चुअली क्या कर रहे हैं इसमें, वोल्टेज सेकेंडरी का वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रख रहे हैं। तो ऑन लोड टैप चेंजर, ऑफ लोड टैप चेंजर जनरली रहते हैं। सबस्टेशन में जो लगा है, आपने जो ट्रेनिंग की है वहां पे देखे होंगे, वो ऑन लोड टैप चेंजर है, जिसमें लोड को ऑफ ना करते हुए उसकी अपन टैपिंग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, टैपिंग चेंज करना मतलब क्या हो रहा है, टैपिंग चेंज कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं एक्चुअली अपन, नहीं एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, टैपिंग चेंज कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी के वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, टैपिंग ये यहाँ पे हर जगह जैसे दिख रहा है आपको, ये नंबर ऑफ टैप यहाँ पे रखा हुआ है, अगर चेंज कर रहे हैं यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो इससे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टैपिंग, नंबर ऑफ जितने नीचे आप शिफ्ट करोगे उतने नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो लिंक रहेंगे प्राइमरी के साथ। सो वी विल गेट दी हायर सेकेंडरी वोल्टेज। जितने कम नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतने कम लिंकेज होगा, उतना कम वोल्टेज अपने को मिलेगा। सो अपने को जब हायर वोल्टेज चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स अपन बढ़ाते, टैप बढ़ाते जैसे बोलते हैं, उसमें नॉर्मल में रहता है, उसमें दोनों पोजीशन रहता है, वहां पे सेंटर में रहती है टैपिंग, नीचे भी कर सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं। अब ये वोल्टेज कब क्यों वेरी हो रहा है, वहां पे क्यों जरूरत पड़ रही है ऑनलोड टैप चेंजर की? क्योंकि अपना लोड कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, कंज्यूमर जो है वहां से ट्रांसफार्मर से सबस्टेशन से सप्लाई कंज्यूमर को जा रहा है, तो कंज्यूमर का लोड जो है किसी के हाथ में नहीं है, वो कोई भी ऑन कर सकता है, कूलर ऑन कर सकता है, एसी ऑन कर सकता है, ऑफ भी कर सकता है। सो ये वेरिएबल लोड है। सो जब भी अगर समझ लो लोड ज्यादा हो रहा है आपका, लोड अगर बढ़ गया है, समझ लो समर में जैसा होता है, एसी लगाते हैं लोग, कूलर लगाते हैं, तो तब लोड बढ़ जाता है। लोड जब बढ़ रहा है आपका, तब क्या होगा, वोल्टेज जो है ऑब्वियसली कम होने वाला है। उतना लोड उसको क्या कहेंगे उसको, लोड उसको सेटिस्फाई करना है। उतना लोड अगर सेटिस्फाई करना है, समझ लो 100 MVA का ट्रांसफार्मर है, 100 MVA के ट्रांसफार्मर में अगर 90% उस पर लोड बढ़ गया है, तो उतना लोड बढ़ाने के लिए उसको ऑब्वियसली जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अपन नॉर्मल ताकत लगाते हैं, अगर अपने को व्हीकल अगर कोई जा रही है उसको अगर पकड़ के रखना है, या फिर बाइसिकल, व्हीकल तो अपन ज्यादा उतना फोर्स नहीं रहेंगे, बाइसिकल अगर चला रहे हैं उसको अगर अपन पकड़ के रखना है, वो अगर स्पीड बढ़ा रहा है तो अपना यहाँ से ताकत बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ट्रांसफार्मर में क्या होगा, उसका स्ट्रेस बढ़ेगा, करंट सप्लाई उसको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा और वोल्टेज डिप डाउन होगा। अगर वोल्टेज कम हो रहा है समझ लो, तो क्या होगा एट द एंड, क्योंकि अपना ट्रांसफार्मर जो है समझ लो कितना है, 33 kV/11 kV का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, वहां से मतलब 11 kV जा रहा है, 11 kV फिर कंज्यूमर के पास जो लोड के पास जो एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो 11 kV को 440 कर रहा है। ठीक है, मतलब उसको 11 kV अगर आएगा तो 440 वोल्ट आउटपुट में देगा। फिर 440 वोल्ट में से अपन उसको फिर सिंगल फेज बना रहे हैं, तो फिर वो जाके अपने को 230 अपने घर पे मिल रहा है। ठीक है, तो अगर समझ लो लोड बढ़ गया और आपका जो सेकेंडरी वोल्टेज है ट्रांसफार्मर का वही कम हो गया है, अगर 11 kV की जगह अगर वो 9 kV मिल रहा है सिर्फ, तो क्या होगा, सिर्फ 9 kV वो ट्रांसफार्मर को आएगा जो 11 kV पे 400 वोल्ट दे रहा है, वो 9 में से फिर उसको 440 नहीं देगा अपने को, वो फिर से कम करेगा। ठीक है, वो 400 380 वगैरह देगा, और 380 में से फिर पर फेज अगर देखेंगे अपन, फिर अपने को 180 170 वोल्टेज मिलेगा सिर्फ। तो इसलिए आप देखना कभी धूप काले में आपको जनरली दिखता है कि वोल्टेज नहीं आता है उतना, फैन कम स्पीड में घूमता है, फ्लोरेसेंट लैंप वगैरह होंगे तो जलते ही नहीं है, एलईडी लैंप या फिर दूसरा इनकैंडेसेंट लैंप होगा तो इंटेंसिटी कम होती है, क्योंकि उतना वोल्टेज ही नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन वहां पे टैप चेंजर लगाते हैं, ताकि अगर वो लोड बढ़ रहा है तो टैपिंग चेंज करके उसको वोल्टेज वो उसको एडजस्ट करके भेजे। तो वही ये प्रिंसिपल ये वाले डिमर में यूज कर रहे हैं अपन। इसमें अपने को लोड और वो सप्लाई करना नहीं है, बट यहाँ पे अपने को लाइट इंटेंसिटी वेरी करना है। ठीक है, सो ये उसके पैरेलल में अपन ने लगा दिए लैम्प। ज्यादा टैपिंग अगर रखेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स अगर रहेगा तो ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, मतलब हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अपने को कम जब करना है तो ये जो टैपिंग है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे, तो लेस नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे और लेस वोल्टेज रहेगा और लेस इंटेंसिटी का लैम्प मिलेगा।
So by simply changing the tap position of the secondary of the transformer, two winding transformer, we are changing the intensity of the lamp. ओके पर इसमें स्टेप में वेरिएशन रहेगा. जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा था, आपको स्मूथ कंट्रोल मिल रहा था, नॉब वेरी करके आपको स्मूथ वेरिएशन मिल रहा था, पर यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे स्टेप में रहेगा. जितने टैप का समझ लो 110 पे अगर है तो 110 ही मिलेगा, 110, 120, 130 ये रेंज में रह सकता है, या फिर 110, 140, 160 ये रेंज में भी रह सकता है. तो जितने टैपिंग से आपकी उसके हिसाब से आपको वोल्टेज मिलेगा. ऑटो ट्रांसफॉर्मर में वो प्रॉब्लम नहीं है. ऑटो ट्रांसफॉर्मर में आप 110, 111, 112, 113 सब कर सकते हो. देन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में सेकेंड टाइप है. एक है सिंपल, अपने क्लासिफिकेशन में भी देखे, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में सिंपल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और दूसरा है कॉइल रोटेशन ट्रांसफार्मर. सो इसमें क्या कर रहे हैं, ये सिंपल ट्रांसफार्मर ही है, बट इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें सेकेंडरी इज फिक्स्ड एंड प्राइमरी इज रोटेटिंग. द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज रोटेटिंग. और रोटेट कैसी हो रही है, ये हाथ से कोई रोटेट नहीं कर रहे अपन, उसके लिए मोटर सिस्टम लगा हुआ है. ये मोटर लगाई हुई है प्राइमरी में, जो उसका रोटेशन कर रहा है. रोटेशन, उसमें फ्लेक्सिबल वायर लगे हुए हैं, फ्लेक्सिबल वायर से उसका रोटेशन हो रहा है. रोटेशन हो रहा है मतलब ये नहीं कि आप 100 के स्पीड से 200 के स्पीड से घूम रही है, उसका सिर्फ रोटेशन 90 डिग्री में वेरिएशन कर रहा है. ठीक है. सो इसमें क्या हो रहा है, ये वाले मेथड में आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, वो ये है मार्कर. इसमें क्या कर रहे हैं सिंपल अपन, ये फ्लेक्सिबल वायर है, ये प्राइमरी है, फ्लेक्सिबल वायर, और आपकी सेकेंडरी जो है, ये नंबर ऑफ सेकेंडरी रह सकती है पैरेलल में, सेकेंडरी प्राइमरी. सो आपकी प्राइमरी जो है वो रोटेटिंग है. ठीक है, इमेजिन करो ये रोटेटिंग है, ये कोर है और ये सेकेंडरी है. ऑपरेशन सभी को पता है ट्रांसफार्मर का कैसा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन कैसा होता है सभी को पता है मेरे ख्याल से, वो बताने की जरूरत नहीं है. प्राइमरी और फ्लक्स लिंकेज होते हैं सेकेंडरी के साथ, उसके बाद ईएमएफ इंड्यूस होता है और सेकेंडरी में वोल्टेज मिलता है अपने को. सो मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कितने हो रहे हैं उसके हिसाब से अपने को वोल्टेज मिलता है. ठीक है. सो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसको मूव कर रहे हैं. ठीक है. सो अगर इसको इमेजिन करो तो क्या होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज कब होंगे, आप क्या लगता है. प्राइमरी मूविंग है और सेकेंडरी फिक्स है, तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेजेस कब होंगे, व्हेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो एक्सेस है उसकी वो पैरेलल टू ईच अदर रहेंगे. ठीक है, जब ये पोजीशन में रहेंगी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब इसके नंबर ऑफ प्राइमरी के टर्न्स और सेकेंडरी के पूरे टर्न्स मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेजेस जब होगा. सो मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेजेस जब होगा तब आपका मैक्सिमम वोल्टेज आपको सेकेंडरी में मिलेगा. ठीक है. अब क्या कर रहे हैं, इसको अपन प्राइमरी रोटेट कर रहे हैं. सपोज दिस इज ए प्राइमरी. सो अगर प्राइमरी को रोटेट कर रहे हैं और इसको मूव हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मैक्सिमम जो फ्लक्स लिंकेजेस जो है वो कम होते जा रहे हैं. ठीक है. जैसे फ्लक्स लिंकेजेस कम होंगे सेकेंडरी के अक्रॉस अपने को वोल्टेज कम मिलेगा. ठीक है. अब ये मैक्सिमम मिनिमम कितना रह सकता है, मिनिमम आपका रहेगा 90 डिग्री पे. ठीक है. जब ये 90 डिग्री पे रहेगा प्राइमरी, तब आपका फ्लक्स लिंकेजेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी है मिनिमम रहेगा. तो ये पोजीशन में आपको मिनिमम वोल्टेज मिलेगा एट द सेकेंडरी, मींस जिसके अक्रॉस अपन ने लैंप लगाया है, मतलब लैंप के अक्रॉस अपने को मिनिमम वोल्टेज मिलेगा. सो बाय मूविंग द प्राइमरी वाइंडिंग इन 90 डिग्री पोजीशन, 90 डिग्री की पोजीशन में 0 से 90 डिग्री की पोजीशन में अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपको उतना वेरिएबल वोल्टेज सेकेंडरी में मिल रहा है, मींस लैंप के अक्रॉस मिल रहा है. ठीक है. तो जब अपने को समझ लो मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो अपन उसको पैरेलल में ऑपरेट करेंगे, दोनों इसको पोजीशन उसका पैरेलल में रहेगा. और जब अपने को इंटेंसिटी कम करना है तो इसको मूव करेंगे 90 डिग्री की. मिनिमम अपने को जब वो 90 डिग्री में रहेगा तब अपने को मिनिमम वोल्टेज मिलेगा अक्रॉस दी लैंप. सो बाय सिंपली वेरिंग दी मूविंग दी प्राइमरी वाइंडिंग
in 0 to 90 degree we are getting the variable voltage across the lamp. So this is the coil rotation transformer. ये देखो ये एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिंपली क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का और एक अपन देखते हैं कि ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर की वर्किंग लगभग सेम है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन उसमें भी हो रहा है, स्टेटर में से रोटर में सप्लाई जा रहा है थ्रू द एयर गैप, वहां पे फ्लक्स लिंकेजेस हो रहे हैं, फिर रोटर को शॉर्ट करने के बाद वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। सो ये सेम वर्किंग प्रिंसिपल है, इसलिए देखो दिस कॉइल रिजेंबल द स्टैंडर्ड रोटर एंड स्टेटर as used in the electric motor, except that the rotor was held against rotation using brakes and moved to the specific position using the high torque gear. Because the rotor did not even ever turn a complete revolution, a commutator was not required and long flexible cables could be used on the rotor instead. मतलब जो सेकेंडरी है अपनी वो एज अ प्राइमरी जो है एज अ रोटर करके यूज कर रहे हैं और सेकेंडरी एज अ स्टेटर करके यूज कर रहे हैं, अगर अपन मोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो। कम्यूटेटर ब्रशेस क्यों नहीं लग रहे, क्योंकि मैंने पहले बताया रोटेशन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ 90 डिग्री में मूव करना है अपने को, ठीक है, बाय सिंपली मूविंग दी प्राइमरी वाइंडिंग वी आर गेटिंग द वेरिएबल वोल्टेज, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड टाइप, ट्रांसफॉर्मर टाइप ऑफ डिमर। देन नेक्स्ट आते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड, थर्ड कैटेगरी जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, उसमें दो है, एक है थायरिस्टर बेस्ड और एक है ट्रायक डायक बेस्ड। सो उसमें से थायरिस्टर बेस्ड मतलब एससीआर सभी को पता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट आपका सेकेंड ईयर में हुआ है, एससीआर सभी आप फैमिलियर हो, तो एससीआर को यूज कर रहे हैं इन दिस सर्किट। ये सर्किट रहे, आप अगर विजुअलाइज हो रहा होगा तो ये फेज जा रहा है, लैंप यहाँ पे लगाया है, ये एससीआर है, एससीआर का गेट यहाँ से सप्लाई हो रहा है, या फिर इसमें अपन एक जीनर डायोड भी लगा सकते हैं, ये सर्किट और वो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे R1 R2 है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये यहाँ पे रेक्टिफायर रहेगा पहले, ठीक है, एससीआर सर्किट यूज कर रहे हैं तो पहले अपने को रेक्टिफायर यूज करेंगे अपन, फुल ब्रिज रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे और डीसी सप्लाई अपन फिर सर्किट को दे रहे हैं। सो ये सर्किट में क्या हो रहा है, रेक्टिफायर सप्लाई आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी एससीआर का सबसे आपको वर्किंग पता होगा कि उसको ऑन होने के लिए या फिर उसको कहते हैं अपन ट्रिगर होने के लिए क्या लगता है, एक तो पहले उसको फॉरवर्ड बायस करना पड़ता है, मतलब पॉजिटिव एनोड और नेगेटिव कैथोड को सप्लाई देना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस में सप्लाई देना पड़ेगा, और तीसरा कंडीशन ये है कि उसको अपने को गेट पल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो ऑन होगा। उसके अलग अलग मेथड्स है, आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे हाउ टू ट्रिगर ऑन दी एससीआर, ठीक है, पर बेसिक चीज क्या कर रहे हैं अपन, फॉरवर्ड बायस में रन कर रहे हैं और उसको गेट पल्स से सप्लाई दे रहे हैं। सो जब तक ये गेट पल्स इसको नहीं मिलेगा ये फायर नहीं होगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन, पहले क्या हो रहा है ये सर्किट में, जैसा सप्लाई अपन ऑन करेंगे ये डीसी में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो सप्लाई जा रहा है R1 R2 और एक कैपेसिटर C1 जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो रहा है। सो जब भी सप्लाई ऑन करेंगे कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, जब उसका चार्ज फुल हो जाएगा, व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, उसके बाद वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा थ्रू दिस जेनर डायोड। और जेनर डायोड की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या है, जेनर डायोड की प्रॉपर्टी कांस्टेंट वोल्टेज तो है पर कब कंडक्ट करता है, इट ओनली कंडक्ट्स इन रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है। बाकी आप ये पीएन जंक्शन और एससीआर आप फॉरवर्ड बायस में करते हैं, और जेनर डायोड जो है ऐसा ही एक है डायोड जो आपको रिवर्स बायस करोगे तभी आप उसको कंडक्ट कर पाओगे, ठीक है। सो फॉरवर्ड बायस में पर अगर सप्लाई जा रहा है तो ये कंडक्ट नहीं करने वाला है, इसको यहां से सप्लाई आएगा, मतलब एनोड को अपने को नेगेटिव देना पड़ेगा, तो यहां से ये चार्ज कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर इसके थ्रू डिस्चार्ज होना, ये कंडक्ट होगा, कब कंडक्ट होगा, व्हेन द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जेनर डायोड उसका रीच होगा, क्योंकि जेनर डायोड का भी ब्रेकडाउन वोल्टेज रहने वाला है, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज हर डायोड का भी रहता है, जेनर डायोड का भी रहेगा, जितना वोल्टेज उसके अक्रॉस नहीं मिलेगा तब तक वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो जब ये कैपेसिटर के थ्रू ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, वोल्टेज आएगा उतना, तब ये ब्रेकडाउन होगा, मतलब कंडक्ट होगा और फिर वो पल्स देगा एससीआर को, ठीक है।
सो द चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर किससे हो रहा है, वो R1 इंटू C1। ठीक है, अब कैपेसिटर अपना कांस्टेंट है, कैपेसिटर तो वेरिएबल नहीं है, बट अपना रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल है। तो जो टाइम कांस्टेंट है या फिर चार्जिंग कांस्टेंट जो है R1 इंटू C1 है, जिसमें से सिर्फ R1 अपने को अपन वेरी कर सकते हैं। सो बाय सिंपली वेरिंग दिस कांस्टेंट, चार्जिंग कांस्टेंट R1 C1, अपन उसका दी ट्रिगरिंग पल्स ऑफ द या फिर गेट पल्स का जो क्या कहते हैं उसको, फायरिंग पल्स अल्फा जो रहता है उसको वेरी कर सकते हैं। तो आप ये R1 C1 चेंज करके टाइम कांस्टेंट वेरी करके आप उसका फायरिंग पल्स 0, 30, 90, 90, 180 तक आप उसको वेरी कर सकते हो। 180 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि SCR का एक प्रॉब्लम ये है, इट ओनली कंडक्ट्स इन हाफ ड्यूटी, हाफ साइकिल। सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, नेगेटिव हाफ साइकिल में उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये वाली मेथड का जो SCR ऑपरेटेड है, इसमें एक डिसएडवांटेज है कि इसमें आप साइकिल की सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंट्रोल कर पा रहे हो, नेगेटिव हाफ साइकिल को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो बाय वेरिंग दिस R1 वी आर चेंजिंग द टाइम कांस्टेंट R1 C1, जिस वजह से ये जो देखो फायरिंग एंगल दिख रहा है, ये आप वेरी करके उसकी फायरिंग चेंज कर सकते हुए, मतलब वोल्टेज अक्रॉस SCR चेंज कर सकते हो, और वहां से आपको उसके अक्रॉस आप लैंप लगा के इंटेंसिटी आप वेरी कर पा रहे हो। तो सिंपली वेरिंग दी R1, मतलब अपना पोटेंशियल, उसमें पोटेंशियोमीटर लगा रहे हैं अपन, वो चेंज करके आप एंगल चेंज कर रहे हो, और आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लैंप आपको वेरी हो रहा है। ठीक है, ये बताया, यही लिखा हुआ है देखो, 0 to 180 डिग्री वेरी करेंगे। R1 C2, अभी R1 C क्यों लिखा हुआ है, ये ऊपर की इसमें विजिबल नहीं, इसलिए यहाँ पे R2 C2 लिखा हुआ है, इसलिए आपको ये थ्योरी जो है यहाँ पे R2 C ऐसा दिखेगा। ये नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने ये दूसरे डायग्राम यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे R1 और C1 है, तो ये R1 और C1 ही है, समझ के चलो, क्योंकि ये डायग्राम के हिसाब से वो थ्योरी थी, इसलिए वो वहां पे R2 और C2 आपको नजर आ रहा है। ठीक है, सो ये और एक दूसरा ऑप्शन है माइक्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया, थायरिस्टर को ऑपरेट करके आप इंटेंसिटी वेरी करके आप माइक्रो प्रोजेक्ट में इसको सबमिट कर सकते हो। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसको फायरिंग सर्किटरी अगर आपने अच्छे से बना लिया तो वो ट्रिगर करेगा, उसको भी मैंने बताया IC555 यूज करो। IC555 इन अनस्टेबल मोड यूज करोगे तो पल्स जो है वो स्क्वायर फॉर्म में पल्स आपको देगा, जो SCR को ट्रिगर करने के लिए चाहिए। सो दिस इज द थायरिस्टर ऑपरेटेड या फिर SCR ऑपरेटेड, इसको कहते हैं अपन। नेक्स्ट वन इज दी ट्रायक डायक ऑपरेटेड। ट्रायक ऑपरेटेड उसका नाम है, पर इट इज, उसको कहते हैं अपन ट्रायक डायक ऑपरेटेड डीमर। सो इसमें जो अर्लियर जो डीमर था अपना थायरिस्टर ऑपरेटेड SCR ऑपरेटेड, उसमें जो ड्रॉबैक क्या था उसमें, नेगेटिव हाफ साइकिल में उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। वो ड्रॉबैक जो है वो ये डीमर में फुलफिल होता है। ट्रायक और डायक का कॉम्बिनेशन से, ट्रायक आपको क्योंकि दोनों हाफ साइकिल में कंट्रोल प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में। सो ट्रायक को अगर आप पढ़े होंगे पावर ट्रांसमिट, इट इज नथिंग बट द 2 SCR कनेक्टेड टू इन पैरेलल, बैक टू बैक 2 SCR अगर लगाएंगे तो भी ट्रायक बना सकते हैं। तो इसको भी वही फंक्शन है उसका, एक एनोड है, कैथोड है, फॉरवर्ड बायस करना है, इसको भी गेट पल्स लग रहा है। ठीक है, बट इसमें एडवांटेज ये है कि आपको दोनों ड्यूटी साइकिल या दोनों जो हाफ साइकिल है, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। सो ये सर्किट में आप देखोगे दो RC कंपोनेंट लगे हुए, R1 और C1 और R2 और C2। सो एक हाफ साइकिल के लिए एक कॉम्बिनेशन है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए R1 C1 रहेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए R2 C2, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आप सर्किट कैसे बना रहे हो उसके ऊपर। इसमें क्या हो रहा है अभी ये सर्किट में देखो, जब भी सप्लाई अपन प्रोवाइड करेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त क्या होगा, समझ लो C1 और R1 अपने इसमें लगे हैं, तो ये C1 चार्ज होगा उसके थ्रू। उसके बाद आप देखोगे C1 R2 ये है, यहाँ पे डायक लगा हुआ है, वहां पे नहीं दिख रहा होगा तो ये डायक है। ठीक है, एनोड और कैथोड रहता है सिर्फ, डायक और ट्रायक सभी को पता होगा। सो यहाँ पे जब इसका डायक का ब्रेकडाउन वोल्टेज जब भी अचीव होगा, तब ये कैपेसिटर इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा, ये ब्रेकडाउन होगा, मतलब ये कंडक्ट होना स्टार्ट करेगा, और इसके थ्रू आपको इसको गेट पल्स मिलेंगी। गेट पल्स जैसे इसको मिलेंगी ये ट्रिगर हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा।
और ये सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करेगा लैंप के अक्रॉस, लोड या फिर लैंप अपन जो बोल रहे हैं उसके अक्रॉस, ठीक है। और यहाँ पे अभी वेरी क्या हो रहा है, ये R1 और C1 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी सेम है, R1 और C1 आप वेरी करोगे, वहां पे भी C कांस्टेंट है, मतलब R1 अगर वेरी करोगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के हिसाब से आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में इंटेंसिटी कम या ज्यादा कंट्रोल होगी। वैसा नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, R2 C2 अपना पिक्चर में आएगा, सेम चार्जिंग होंगी, उसके थ्रू डिस्चार्ज होगा और पल्स देगा। मतलब आप देखोगे वेवफॉर्म में पॉजिटिव हाफ साइकिल में R1 C1 और नेगेटिव हाफ साइकिल में R2 C2, ये कॉम्बिनेशन से वो दोनों हाफ साइकिल में अपने को वोल्टेज कंट्रोल प्रोवाइड कर सकता है। सो ये मोर एज कंपेयर टू द SCR मोर सिंपलर सर्किट है और ज्यादा क्या कहेंगे उसको, ज्यादा उसको बोलेंगे अपन ज्यादा भरोसेमंद है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों तरफ वो अपने को लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल या फिर वोल्टेज कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है। सो कॉस्ट भी अगर देखोगे तो ये ट्रायक डायक ऑपरेटेड में कॉस्ट भी कम आती है एज कंपेयर टू SCR, और ऑपरेशन भी इजी है और फायरिंग सर्किट वगैरह भी बनाने की बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। सो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है अगर SCR ऑपरेटेड में नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस टाइप में डिफिकल्टी हो रही है, सॉल्ट वाटर में डिफिकल्टी हो रही है, तो ट्रायक डायक ऑपरेटेड पे आप माइक्रो प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीमर, जो अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीमर यूज कर सकते हैं, उसको इजीली प्रैक्टिकल में भी यूज कर सकते हैं। उसमें से कुछ जो है मैं लास्ट ईयर जो माइक्रो प्रोजेक्ट में बनाए वो आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए लाया भी हूँ। अगर कहाँ लगाते इसको, वहां लगा, ये वाला लगा, वहां पे कहाँ तक आता है देखते हैं। रुक जा रुक जा, आएगा इधर, यहाँ तक आ सकता है क्या सेंटर में। ये वाला जो है इट इज अ सिंपल रेजिस्टेंस टाइप ऑफ डिमर, ये सिंपल रेजिस्टेंस टाइप ऑफ डिमर है, सिंपल वेरिएबल पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है। तो इसको अगर वेरी करना है अपने को, स्विच ऑन कर, स्विच ऑन। ये इंटेंसिटी अभी लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अक्रॉस लैम्प जो है हाई रेजिस्टेंस है, तो ये अगर रेजिस्टेंस अगर आप वेरी कर रहे हैं समझ लो ये पोटेंशियोमीटर से, सो इंटेंसिटी जो है वेरी होंगी, पर ये स्टेप में होंगी, ठीक है। अभी स्टेप में दिख रहा है आपको, ये जैसा पोटेंशियोमीटर का स्टेप होगा उसके हिसाब से रेजिस्टेंस वेरी होगा और लाइट इंटेंसिटी वेरी होंगी। सो दिस इज दी रेजिस्टेंस टाइप ऑफ डिमर, सिंपल रेजिस्टेंस टाइप ऑफ डिमर जो अपन ने पहले सर्किट में देखे हुए, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे अपन, सो दिस इज दी सेकेंड वन, ये है ट्रायक डायक ऑपरेटेड, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि SCR ऑपरेटेड अभी तक किसी ने बनाया ट्राई किए हैं पर वो ऑपरेट हुआ नहीं, क्योंकि उसका फायरिंग सर्किटरी में कॉम्प्लिकेशन आया इसलिए। तो ये सिंपलर जो मेथड है दूसरी वो है ट्रायक डायक बेस्ड। इसमें देखो ये नाम भी लिखे हुए हैं, मैंने किसी ने नहीं बनाया, आप लोगों की सीनियर समझ लो उन्होंने माइक्रो प्रोजेक्ट में सबमिट किए। सो ये इस प्रकार के आप कर सकते हैं माइक्रो प्रोजेक्ट में सबमिट। इसमें कुछ ज़्यादा स्टेप नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखोगे इसको मूव करने को भी ज़्यादा डिफिकल्टी लग रही है, इससे मूव करना पड़ रहा है। ये इसमें नॉब दिया हुआ है सिंपल पोटेंशियोमीटर का, ये वेरी करके इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं और ये वेरी करके कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्मूथ कंट्रोल इसमें मिलता है ट्रायक डायक ऑपरेटेड में एज कंपेयर टू दिस। सो आपको जो कंफर्टेबल रहेगा आप वो बना सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि एक ही ग्रुप जो है वो ट्रायक ऑपरेटेड डायक ऑपरेटेड बना सकता है, रेजिस्टेंस टाइप बना सकता है, ऐसा नहीं है। आप मल्टीपल जैसे ट्रायक डायक बेस भी आप 2-3 ग्रुप अलग अलग भी बना रहे होंगे तो चलेगा। मेन पर्पस क्या है कि आप उस पर काम करोगे, भले सेम सर्किटरी है पर हर एक ग्रुप अलग अलग अपने अपने तरीके से उसमें काम कर सकता है। उसमें कुछ वेरिएशन भी रहेगा, कौन से टाइप का पोटेंशियल यूज कर रहे हो, कौन से नंबर का ट्रायक डायक यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से उसका वोल्टेज वेरिएशन भी रहेगा।
इसलिए 2-3 ग्रुप अगर करना चाहता है ट्रायक तो भी चलेगा, रेजिस्टेंस टाइप भी 2-3 ग्रुप कर सकता है तो भी चलेगा। तो ये 4 एक है रेजिस्टेंस टाइप ऑफ, नेक्स्ट है सॉल्ट वाटर डिमर, उसके बाद ये 2 टाइप ट्रायक डायक बेस्ड और थायरिस्टर बेस्ड अगर कोई करना चाहता है तो इतना आप माइक्रो प्रोजेक्ट में 4 बना सकते हैं। उसके अलावा मैंने और ऑप्शन दिया हुआ आपको पहले भी बताया, वो ऑप्शन ऑलरेडी है, पर ये थोड़ा इजी भी है, कॉस्टली भी नहीं है, तो ये दिखने में भी अच्छा दिखता है और आप थोड़ा सा उसमें काम करते हो तो उसमें क्या लगेगा, छोटा बोर्ड लगने वाला है, वो ब्रेड बोर्ड लगेगा, अपने को ये लग सकता है सोल्डरिंग कैसे करना है, ये करना है, ये चीज़ें है उसमें कुछ ज़्यादा सब सस्ती चीज़ें है, थायरिस्टर वगैरह वो अपना डायक ट्रैक वगैरह सब सस्ती चीज़ें, तो ये चीज़ें आप माइक्रो प्रोजेक्ट में कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में वाइंड अप या फिर उसको कहेंगे अपन समराइज करेंगे लेक्चर को। 3rd यूनिट अपन ने स्टार्ट किए, उसके बाद कंट्रोल सर्किटरी क्यों होता है उसकी नेसेसिटी पहले देखें, उसके बाद उसमें डीमर सर्किटरी क्या होता है, डीमर के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, 3 क्लासिफिकेशन है, रेजिस्टेंस टाइप, ट्रांसफार्मर बेस्ड और इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड। तो ये तीनों में अलग अलग जो टाइप है वो अपन ने डिस्कस किए। इससे रिलेटेड आज के लेक्चर में किसी कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? तो ठीक है, यहाँ पे आज का लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे का और जो कंट्रोल सर्किट, ड्रीमर सर्किट के अलावा जो एनहांसिंग सर्किट या फिर जो उसमें भी कुछ पार्ट आप लोगों ने किए ऑलरेडी प्रैक्टिकल में, जो वायरिंग सब्जेक्ट जो था, जहाँ पे लैम्प कंट्रोल फ्रॉम सिंगल स्विच, लैम्प कंट्रोल फ्रॉम टू वे स्विच, 3 वे स्विच, 4 वे स्विच, सो वो टाइप जो है वो सेकंड पार्ट है। मेन जो है ये इसी में था।